हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में जियोग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर 7 पे हैं, जो क्लास सिक्स की एनसीईआरटी है। हमारा चैप्टर 7 है हमारा देश भारत। देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो जो हमारा भारत है, भारत के जैसे ऐसे देख सकते हैं हम। इसको एकदम बहुत अच्छा मैप मत मानिएगा आप, बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जैसे ये हमारे भारत का उत्तर वाला हिस्सा है, यहाँ पे हिमालय है, आपको पता है। फिर इधर आएंगे पश्चिम में अरब सागर है, यहाँ पे अरब सागर है पश्चिम में, और इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है हमारा, और नीचे हिंद महासागर है। इसी की बात की जा रही है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और भारत का विस्तार जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2,900 किलोमीटर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी तथा असमान पठारी तथा सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो गई है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो 2011 के बाद की बात की जा रही है, पर अभी करंट सिचुएशन में देखें तो हमारी आबादी 120 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा हो गई है। फिर स्थिति देखते हैं भारत की। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध विश्व का जो मैप है उसमें आप देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैसे भी देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश से लेके जो हमारा मानक रेखा है वहाँ के बीच का जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का अंतर है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? तो आप रूस में कितने मानक समय है पता करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जितना अधिक विस्तार होगा, पूर्व से पश्चिम क्या, जैसे किसी भी देश का विस्तार एक तरफ इधर से इधर चाहे जितना भी हो, वहाँ पे मानक समय की संख्या उतनी ज़्यादा ही बढ़ती जाती है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यौमोत्तर को भारत का मानक यौमोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश,
7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। चित्र 7.1 से इन देशों के नाम का पता लगाइए। 7 देशों की स्थलीय सीमा। देखिए यहाँ पे कौन सी सीमा की बात की जा रही है? स्थलीय सीमा की बात की जा रही है। पाकिस्तान हो गया, इधर चीन हो गया, नेपाल हो गया, ये रहा भूटान, फिर म्यांमार, इधर ऊपर आएंगे तो अफगानिस्तान हो जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली दिया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, नेपाल। तिब्बत चीन का ही हिस्सा है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये स्थलीय सीमा है। और ये हो गया बांग्लादेश। ये हो गए हमारे 7 स्थलीय सीमा। 1, 2 अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, और ये म्यांमार, और ये बांग्लादेश। ये हो गए 7 स्थलीय सीमा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की 7 स्थलीय सीमा जो भारत के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम तक भी है, वो कौन कौन सी है। ये देखिए, ये हमारा कर्क रेखा है जो बीच में से भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। और ये मानक रेखा। इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये है श्रीलंका और मालदीव इधर है। ये रहा मालदीव, ये रहा श्रीलंका, और ये हो गया पाक जल संधि। और ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप हमारे ही देश के हिस्से हैं। यहाँ पे देखिए उसका फिजिकल मैप है, जहाँ पे दिखाया जा रहा है सिंधु नदी है, ये सारी उनकी सहायक नदियाँ सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम। फिर ये हमारी नर्मदा नदी, तापी नदी, ये सतपुरा पर्वत श्रेणी है, यहाँ बिंदु पर्वत श्रेणी है, ये चंबल नदी है। ये आपके पास फिजिकल मैप होगा, आप उसमें जाकर ये सारी चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। मैप बार बार देखने से हमें वो याद हो जाते हैं, क्योंकि मैप को पढ़ने का, याद करने का कोई और तरीका नहीं, उसे बार बार देखो। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में कोई चीज़ दिखाई जा रही है जो इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो आप उसे मैप में देखिए जाकर, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हमेशा न्यूज़ में दिखाए हुए जो भी करंट के न्यूज़ में जो भी चीज़ें जहाँ पे दिखाई जा रही हैं, उसको जाके मैप में आप मार्क करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ज्योग्राफी से मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो मैपिंग के क्वेश्चन मोस्टली करंट के न्यूज़ से ही आते हैं। कि जो भी लोकेशन जो है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, पूछ लिया जाता है कि वहाँ पे ख़ास क्या है, उसकी सीमा किससे किससे लगती है, उसके आसपास क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के 29 राज्य और 7 शासित प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है, जो कि अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर अब हम देखते हैं में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो में बांटा गया मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये एक फैक्ट है यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है और सबसे छोटा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। जो राज्य है उसमें कई जिले हैं, तो जिलों में बांटा गया है। फिर इसका भौतिक विभाजन देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में श्रृंखला स्थित है बृहद हिमालय या हिमाद्री, सबसे उत्तर में जो श्रृंखला स्थित है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तो मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है।
बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। फिर शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए जाते गए हैं। जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। तो जो भारत का उत्तरी मैदान है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के का मैदान माना जाता है, वो उन नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं, उसी निक्षेप से वो मैदान बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो वहाँ पे कृषि के लिए भूमि उपयुक्त है, इसके लिए वहाँ पे जनसंख्या अधिक है। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। नदी बेसिन मतलब नदी का किनारा। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, तो वो होती है सहायक नदी। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली श्रृंखला। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। तो विंध्य और सतपुड़ा से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ था तथा असमान है। तो पश्चिमी घाट जो है वो विस्तार एक समान है और पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान थोड़े चौड़े हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आप जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये हमने पीछे भी जब पढ़ा था जियोग्राफी में ही एनसीईआरटी में, तो हमने पढ़ा हुआ है कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा बनता है, स्थित भी है। क्या आप जानते हैं, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। 7.4 प्रवाल द्वीप, जैसे ये देखिए प्रवाल द्वीप दिखाया जा रहा है। ये सब जो वो प्रवाल हैं वो मरते हैं और उनके शरीर पे ही दूसरे प्रवाल जो है ग्रो करते हैं। ऐसे धीरे 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 ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ये ऐसी सतह बना देते हैं। जो दिख रहा है आपको, ये प्रवाल है सब। ये सुनामी दिखाई जा रही है यहाँ पे। सुनामी कैसे आती है, एक पिक्चर के जरिए दिखाया जा रहा है। भारत में दो द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो
जो हमने अभी प्रवाल के बारे में पढ़ा था, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है हमारा, वो प्रवाल द्वीप है, वो प्रवाल से बना है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे सुनामी के बारे में भी बता दिया गया है थोड़े से शब्दों में कि सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। इस चैप्टर में आपको भारत के बारे में बहुत बेसिक से बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं। हम अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी इतनी जानकारी तो एटलीस्ट होनी चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के बारे में इतना जानना तो बनता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप मेरे साथ आगे अपनी तैयारी को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आगे आपको और भी सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। अभी हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है पर मैं धीरे धीरे इसमें अपने नोट्स को भी इंक्लूड करूँगी जो मैंने एनसीईआरटी से बनाई है नोट्स, और पॉलिटी के नोट्स भी इंक्लूड करूँगी जो मैंने एम लक्ष्मीकांत से बनाए हैं रिवीजन के लिए, और भी बाकी सारे नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के। तो चैनल में आगे बने रहिएगा। मिलते हैं फिर बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।